थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने का। तो सफदर साहब, मुझे ये बताइए, थोड़ा सा तारुफ कराएं कि कहाँ से जिंदगी का सफर शुरू हुआ और क्या क्या रास्ते में मराहिल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका कनेक्ट करने का और ये आज की वीडियो ये कॉल करने का। सर, जैसे नाम आपने कहा, सफदर हुसैन नाम है मेरा। ताल्लुक गुलिस्तान से ही है, कोयटा में रहता हूँ जी। बेसिकली मेरी पैदाइश मस्तूंग से है। जैसे आमतौर पे होता है बच्चों का सफर, वही एक स्कूलिंग से स्टार्ट होता है। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी खुजदार से। लेकिन मैं भी उन स्टूडेंट्स में शामिल था जिसको स्कूल जाना सबसे मुश्किल लगता था और छुट्टी का टाइम सबसे मजेदार होता था। तो ये जिंदगी का सफर था। क्योंकि और जो सबसे मजेदार इवेंट मुझे आज भी याद है, वो होता था कि जब मैं घर में बैठता था और मैं हाथ से घर बनाता था, मिट्टी से घर बनाया करता था। तो ये सबसे मजेदार टाइम होता था मेरी जिंदगी का। या मुझे कोई अगर बीज मिल जाते थे तो मैं जमीन पे लगा देता था, तो उससे जो पौधे निकलते थे, तो वो खुशी का एक टाइम होता था। और ये मुझे हमेशा यादगार रही चीजें। तो इस तरह एक सफर इनिशिएट हुआ। लेकिन लाजिम बात है, वो घर का एक प्रेशर रहा हमेशा से कि कुछ बनना है, कुछ करना है। तो वो मैं चलता रहा। मगर जिंदगी में हमेशा एक ख्वाहिश रही कि खुद से कुछ करना चाहिए, खुद से कुछ चीज डेवलप करनी चाहिए। अ, लेकिन जैसे आपको पता है, हमारे यहाँ वही एक दो शोबे होते हैं, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। और बाकी बहन भाई डॉक्टर इंजीनियर्स बन गए, तो मुझ पे भी प्रेशर था। मगर मैं शायद इंजीनियर तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंसेस किया पेशावर से। और तो मेरे करियर में जो था, मेरी लास्ट जो डिग्री थी वो मैंने कंप्यूटर साइंसेस की। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बलूचिस्तान में एक अदारा है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस, उसको ज्वाइन किया। मगर उस ज्वाइन करने से पहले, जब मैं इसको ज्वाइन करने वाला था, तो मैं जब पेशावर से फारिग हुआ, तो मुझे लाहौर से एक ऑफर आई। और एक बहुत बड़ी कंपनी थी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। तो उन्होंने कहा कि आप आएं और यहाँ काम करें। दो वजूहत थी, मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। एक तो वजह थी कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तुम्हें वापस आना है कोयटा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मुझे ये इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह थी, वो थी कि जहां से मैंने सब कुछ हासिल किया है, मेरा था एम था कि मैं वापस उसी जगह पे आके डिलीवर। तो वापस मैं कोयटा आ गया। और मैंने यहाँ कोयटा में एक अदारा, जैसे मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज एंड प्रैक्टिसेस एक अदारा है, उसको ज्वाइन किया। उनका काम बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम है। और वो सेगमेंट यूथ का जो मार्जिनलाइज्ड है, सिस्टम से बाहर है, जिसको मौका नहीं मिला स्कूल में जाने का, कॉलेज में जाने का, या यूनिवर्सिटी में जाने का, जिसको हम ड्रॉप आउट या वॉकआउट्स कहते हैं आमतौर पे, उन बच्चों को हम एंगेज करते हैं और उन बच्चों के आइडिया के ऊपर उनके साथ एक पूरा कोर्स करवाते हैं। तो ये एक सिलसिला रहा मेरा उनके साथ। तो करीबन 20 बरस का सफर है जो मैं उनके साथ गुजारा है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि स्पेशली मुझे काम करने का मौका मिला डायरेक्टली उन नौजवानों के साथ जो ग्रास रूट लेवल पे मौजूद हैं और कुछ करना चाहते हैं। मगर वही आमतौर पे जो घर से एक बात होती है, तुम नहीं कर सकते, तुम रह जाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हीं बच्चों को हम एंगेज करते हैं और उनके आइडिया के मुताबिक उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ तक थोड़ा सा सफर था जी। बहुत बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताएं सफदर के किस किस्म के काम, किस किस्म के प्रोजेक्ट्स या किस किस्म की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है इन बच्चों की। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम हम करते हैं। और जैसे उन नौजवानों को, हमारे जो कोर्सेज होते हैं उसको हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट कोर्सेज कहते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें हम उनसे पहले दिन ही कह देते हैं कि आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है, मगर आपके पास एक सोच है, एक आइडिया है, और एक बेहतरी का, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी का आइडिया है, तो वो लेकर आए। उस पर हम उनके साथ एक पूरा 6 मंथ का कोर्स करवाते हैं, जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों शामिल होती हैं। कि जो अपना आइडिया होता है वो लेके आता है, उस आइडिया को हम रिफाइन करते हैं और उस आइडिया को वो अपनी कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करता है। तो ये पूरे कोर्सेज होते हैं। और अब तक 7,000 बच्चे नौजवान हमारी हमारी यूनिवर्सिटी से या फारिग निकल चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। अब इंशाल्लाह प्लान है हमारा कि हम इसी इंस्टीट्यूट को एज IDSP, एज यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के तौर पे आगे देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको एज नॉन फॉर्मल यूनिवर्सिटी आप समझ लें, वो उसकी तरह हम देख रहे हैं। अच्छा, सबसे अगेन, इससे पहले कि हम आगे चलें, एक बात जो बड़ी जहन में रहती है और अक्सर बात भी होती है इसके ऊपर, कि बलूचिस्तान को समझा जाता है कि
अंडर सर्व्ड हमारा एक सूबा है, जहाँ पे नौजवानों के लिए शायद उस तरह मौके भी नहीं है, उस तरह एक्सपोजर भी नहीं होता उनका, और नाराज यूथ बलूचिस्तान में है। तो वो आपने किस तरह देखा इसको? आपका तो जाहिर है ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, तो यूथ में अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से फ्रस्ट्रेशन है, या क्या वजूहात हैं कि हम देखते हैं कि बलूचिस्तान की यूथ जो है उस तरह एक कौमी सतह पर अपना किरदार नहीं अदा कर पाई? सर, जो मैं समझता हूँ, मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सूबों में मैंने काम किया है, देखा है, जहाँ बाकी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वहाँ बलूचिस्तान के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। इनमें भी तमाम वो टैलेंट मौजूद है। वो आप वाली बात बिल्कुल सही है कि उनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लाइक फ्रस्ट्रेशन भी है। अगर इनको वो मौके मिलते, क्योंकि लाज़िम बात है एक डिस्टेंस पे हम मौजूद हैं। बलूचिस्तान अगर आप देखें तो डिस्टेंस में मौजूद है, उसकी वजह से एक अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल पाई, अवेल नहीं कर पाए। पूरे पाकिस्तान का 42% है बलूचिस्तान, तो लाज़िम बात है बहुत स्कैटर्ड है। ये वजूहात, बहुत सी उसकी वजूहात है, लेकिन उसमें ये वजूहात थी कि अगर अपॉर्च्युनिटी मिलती तो ये नौजवान भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते थे इस मुल्क के अंदर। तो लेकिन अब भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो भी नौजवान हमारे साथ एंगेज रहे हैं, उनके अंदर माशाल्लाह बेतहाशा टैलेंट है। और वो जितने भी नौजवान, जो मैंने आपसे कहा कि कुछ 7,000 बच्चे फारिग हुए हैं हमारे यहाँ से, वो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट के अंदर बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सफदर, मुझे ये भी पता है कि आपके अपने भी कुछ पैशंस हैं जो आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं। जिस तरह आपने कहा मिट्टी के घर जो आप बचपन से बना रहे थे, वो भी साथ शौक एक और पैशन चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी रिसेंटली आपको शमीन उबैद बिल्कुल। चुनॉय ने भी अपनी सीरीज में फीचर किया एज अ वॉरियर ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या कर रहे हैं आप? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे थोड़ा-सा प्रूफ करवाया था, मुझे मौका मिला कि आईडीएसपी में काम करने का, तो आईडीएसपी में एक हमेशा अपॉर्च्युनिटी रहती है कि अगर आप मैनेजमेंट में हैं, या आप एज़ अ स्टाफ भी हैं, तो आप एज़ अ फेलो बन सकते हैं और अपने आइडिया पे काम कर सकते हैं, साथ-साथ अपनी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ। तो मुझे आइडिया मिला, तो जैसे मैंने आपसे पहले सर बताया था कि मैंने आईडीएसपी को जब जॉइन किया, तो एक आइडिया था कि जब, क्योंकि मेरी अपनी स्पेशलाइज़ेशन जो थी वो आईटी में थी, तो मैंने कहा कि आईटी को हम कैसे ग्रास रूट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे आपने भी खुद फरमाया है कि अपॉर्च्युनिटीज़ कम थी, तो मैं बात कर रहा हूँ 91 सॉरी 2001-2002 की, जब बिल्कुल नया-नया टेक्नोलॉजी थी। तो फिर मैंने एक इनिशिएट किया, एक कॉन्सेप्ट था कि इन्फॉर्मेशन लर्निंग सेंटर्स बनाए जाएँ ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे एक आईटी सेंटर हो, जहाँ एक लाइब्रेरी हो, जहाँ पे एक डिस्कशन क्लब हो, जहाँ नौजवान आके अपने मसाइल पे, अपनी आइडियाज़ पे बात कर सकें। तो ये मैंने इनिशिएट किया, और विद द सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मैंने ये इनिशिएट किया खुज़दार के अंदर। तो जब उसका इनॉग्रेशन हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमसे पूछा कि आपको क्या करना है, आगे क्या करना है? तो उस वक़्त आइडिया यही था कि हम अब आईडीएसपी को एज़ अ यूनिवर्सिटी के तौर पे देख रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि अगर हम ज़मीन दे दें, तो हम उस पे आगे काम करेंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, जाम यूसुफ साहब थे, मरहूम जाम यूसुफ साहब थे उन दिनों में, उन्होंने ऐलान कर दिया और हमें 4 एकड़ ज़मीन के बारे में कह दिया। तो आमतौर पे जब ये ऐलान हो गया और वो इफ्तिताह हो गया सेंटर का, तो आमतौर पे कहा जाता है कि जी ऐलान तो हो जाते हैं, जब चीज़ें नहीं मिलती, या अब आगे कैसे होगा काम? तो आमतौर पे गवर्नमेंट के बारे में हमारे यहाँ जो परसेप्शन होती है कि काम नहीं होता, मसाइल होते हैं, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये काम मुझे दिया गया, जबकि मेरा कोई तजुर्बा नहीं था ज़मीन लेने का और ज़मीन हासिल करने का। इस प्रोसेस में मैं खुद रहा जी, मैं अपनी बात करूँगा, मैंने खुद किया कि एक सीएम हाउस से लेके एक पटवारी तक, और पटवारी से सीएम हाउस तक का सफ़र मैंने किया। मुझे सिस्टम्स भी मिले, मुझे पॉलिसीज़ भी मिली, मुझे तरीक़ाकार भी मिला, और किसी ने मुझे ₹1 लिए बगैर पूरा प्रोसेस मुकम्मल किया और ज़मीन आईडीएसपी के नाम की। तो मैं बताना ये मकसद सिर्फ़ बताने का ये था, ये तो ये कोई 3 साल का प्रोसेस रहा, लेकिन बताने का मकसद ये था कि हम पहले से बहुत चीज़ें अज़्यूम कर लेते हैं कि ये राइट। नहीं होगा, इसमें ये मसले आएँगे। तो मेरे ख़्याल में हम नौजवानों को मैं ज़रा मैसेज इसलिए देना चाह रहा था कि अज़्यूम करने से पहले आप उस प्रोसेस में तो आएँ, और हम्म। प्रोसेस में तमाम स्टेप्स को पूरा करें। क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पे आज का नौजवान बहुत शॉर्टकट तरीके से जा रहा है, बहुत जल्दी में जाता है, जबकि हर काम का एक तरीक़ाकार होता है। हम्म। अगर आपने उस तरीक़ाकार को फ़ॉलो नहीं किया, तो बाद में आपको बहुत से चैलेंजेज़ आते हैं कि हम्म। हमारे यहाँ आगे भी बहुत से चैलेंजेज़ आए, बहुत सी चीज़ों में मसाइल हुए, मगर क्योंकि हमारा प्रोसेस 3 साल का इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें किसी भी जगह कोई मुश्किल नहीं आई। तो हम्म। मेरा मकसद ये भी था कि मैं नौजवानों को बता सकूँ कि हम आमतौर पे टारगेट ओरिएंटेड होते हैं कि फ़ौरन ये काम हो जाना चाहिए। हम्म। मगर
मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, कि प्रोसेस में आपने हर स्टेप पूरा किया ही नहीं किया। तो एक तो ये था। तो जब ज़मीन मिल गई, तो अगला स्टेप था कि अब ज़मीन पे क्या किया जाए। नॉर्मली वही होता है, जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला दिया जाए और वो आके आपको 4 मंजिला इमारत खड़ी कर देगा। राइट। जो गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्दी ठंडी होगी। ठंडी होगी, और हाँ। फिर आपकी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी होगी मुख्तलिफ अदारों पे कि जी आप हमें हाँ। फंडिंग करें और हम इसे चलाते हैं। तो ये एक सोच थी कि भाई क्या हमने इस मॉडल में जाना है या कुछ और सोचना है। तो यहाँ फिर मेरा आइडिया था कि हम ऐसे एज़ ए यूनिवर्सिटी बनाएँ जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल बेस पे बनती हो। ये बेसिकली हमने उसके जब हम इसको सोच रहे थे। तो ये पूरा काम क्योंकि मैंने खुद इसको लीड किया, तो हमने शुरू में जब इस ज़मीन पे आए तो हमने कहा क्या किया जाए? तो जैसे आपने बलूचिस्तान के बारे में बात की, बलूचिस्तान बहुत डाइवर्स है और राइट। शायद अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, किसी भी हर बिल्कुल, हवाले से। बिल्कुल। अगर आप देखें तो आपके पास 4 मौसम हैं, जो हुँ, शायद पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। हुँ। आप ये डाइवर्सिटी है, क्योंकि आमतौर पे हम कहते हैं जी हम अंडर डेवलप है। मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर वाइज़ या रोड या उस वाइज़ तो हम शायद थोड़े पीछे हैं, मगर जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर्स हैं, शायद हम पूरे पाकिस्तान को लीड क्या करते हैं। खूबसूरत बात है। बिल्कुल क्योंकि सही। जी, तो हम थोड़ा-सा इस एंगल से देखें कि हमारे पास कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, जो जी। शायद हम उसको आमतौर पे एक्सप्लोर नहीं कर और पा रहे। वेल्थ ऑफ नॉलेज है जी, अ, वो जो पुरानी नॉलेज चली आ रही है उस इलाके के लोगों के पास, कितनी अमेज़िंग नॉलेज है। मैंने तो खुद बलूचिस्तान में कम्युनिटीज़ देखी हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड की नॉलेज है ना, वो है, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको हर छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ, क्वेटा वो शहर है जो 9 ज़बानें बोलने वालों का शहर है। 9 ज़बानें, 9 कल्चर्स हैं और हर बंदा आम तौर पे जो मेजॉरिटी क्वेटा के अंदर ये सब 9 ज़बानें लोग या तो बोलते हैं या कम से कम जानते ज़रूर हैं। तो आप बताइए इस डाइवर्सिटी को आप कैसे काउंट करेंगे? ये कितनी बिल्कुल। बड़ी एक हाँ। खुद अपनी जगह चीज़ है। तो सर यहाँ से बात स्टार्ट हुई फिर हमने जब इसको जैसे मैंने आपसे कहा मौसमों की बात है, तो हमने ज़मीन को देखा हम क्या करें? तो कुछ भी नहीं था, हम एक्सपर्ट्स को कुछ ले गए ज़मीन पे और हमने ज़मीन दिखाई, तो उन्होंने कहा भाई ये आपने कौन-सी जगह ज़मीन ले ली है? ये तो आपने सारे जो एफर्ट थी ये मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ आपको। जी। तो ये सारी जो चीज़ थी वो आपने ज़ाया हो गई क्योंकि आपके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना रास्ता है, तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा ओए अब 4 साल आपने इतनी स्ट्रगल की है और आप रिप्लाई की तो जैसे ही वो एक्सपर्ट्स वहाँ से गए, तो वहाँ एक बाबा काम कर रहा था ज़मीन पे ज़मीन को सेट कर रहा था मतलब खुदाई कर रहा था। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया, उसने कहा, "सब कुछ होगा, तुम करने वाले बनो।" ये जुमला मुझे आज तक याद है। उसने कहा, "सब कुछ होगा, तुम करने वाले बनो।" करने वाले बन तो हाँ। पर तो बस वो एक जुमला जो था वो मुझे हिट कर गया कि मैंने शायद उनकी जो एक्सपर्ट्स थे, उनकी बात को मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसकी बात को ध्यान दिया, उसने कहा कर सकते हैं। तो वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ और हमने पहला प्रोजेक्ट वहाँ पे कट फ्लावर का किया अच्छा। कि और उसको हमने नाम दिया फ्लावर फॉर पीस, लव एंड ग्रोथ का। कि उस वक़्त लोग शायद बंदूक या गोलियाँ बेच रहे थे, हम फूल और मोहब्बतें बेचेंगे और वो हम वाह! फैलाएँगे। वाह! तो वो एक बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा जी हमने उसमें क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत क्वेटा बड़ा डाइवर्स है, तो हमें पता चला कि सबसे बेस्ट फ्लावर क्वेटा में होते हैं जी, और कट फ्लावर होते हैं। वो जी, बहुत बड़ी अच्छी मार्केट जो है, वो आपसे अटैच है कराची की मार्केट है, बिल्कुल। जो बहुत बड़ा है जिसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो हमने वो 3 साल प्रोजेक्ट चलाया और आप यकीन मानिए सर, हमने विदिन 3 इयर्स 1 एकड़ ज़मीन से हमने उसको ब्रेक इवन पे ले आए, कि वाह! जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की थी, वो विदिन 3 इयर्स आपको पूरी हो तमाम गई। चीज़ें आपका वर्क हो गई। तो वो जुमला कि करने वाल हो सब कुछ होगा, तुम करने वाले बनो। तो हुँ, ये जुमला बहुत खूबसूरत था। फिर सर जब हम यही काम करते हैं जैसे आपने अभी बात की कि जो नॉलेज है, जो विज़डम है, उसको हमने कभी भी अहमियत नहीं दी। जबकि उसकी इतनी अहमियत है कि उसके अंदर हर मसले का हल मौजूद है। बिल्कुल। जिस तरह सर मैं आपसे बात कह रहा था कि रोड नहीं है हमारे पास, रास्ता नहीं है हमारे पास यूनिवर्सिटी का अभी तक। पानी नहीं था हमारे पास, बिजली नहीं थी हमारे पास और गैस नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को हमने मसला नहीं समझा, हमने इसको कन्वर्ट करके चैलेंज बनाया और चैलेंज हमेशा अपॉर्च्युनिटी बनता है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे वो ही। लाज़िम बात है तो आपको नए रास्ते बताता है, नए तरीके बताता है। तो वहाँ से एक इनिशिएट हुआ। तो जब हम एक सोच रहे थे और हमने हमारे साथ कामिल खान मुमताज़ साहब होते हैं, जो जी, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अंदर बहुत बड़ा बिल्कुल। नाम है बहुत बड़ा। और आप जानते होंगे। तो उनको हमने एंगेज किया अपने साथ और हमने उनसे कहा कि आप हमें बताएँ कैसे? तो जब हम क्वेटा को कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया क्वेटा 9 ज़बानें बोलने वाला शहर है।
तो जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमें बहुत डाइवर्स कंस्ट्रक्शन के मॉडल मिले। उसमें हमें 7 टाइप स्ट्रक्चर भी मिले, कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर वो तो आमतौर पर शहरों के अंदर होती है वो मिली, और इस तरह हमें हज़ारा टाउन में कुछ और कंस्ट्रक्शन मॉडल मिले। लेकिन जब आप कर रहे थे तो किसी ने एक हमसे कहा कि जिस जगह तुम्हारी जमीन है उसके नजदीक तरीन कम्युनिटी को स्टडी करो और वहां तुम्हें सारे सोल्यूशन मिल जाए। और क्योंकि हमारी जमीन हन्नाउड़ में, एक हन्ना वैली में है, तो हमने जाके जब हन्नाउड़ को स्टडी किया, आप यकीन माने सारे जवाब मौजूद थे। अच्छा। वहां पे बनाने वाले भी मौजूद थे, मकान बनाया कैसे जाता है, क्योंकि उस इलाके के हिसाब से लोगों, क्योंकि वो सदियों से रह रहे थे, उनको सब कुछ पता था कि हवा कैसे चलती है, गर्मियों में कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दियों में कैसा टेम्परेचर होना चाहिए। तो पूरा एक मॉडल था जो वहां पे मड का एक मॉडल होता है, और उसमें वो हमने एंगेज किया, और उन तमाम जो कि वहां के हुनरमंद लोग थे और जो जानते थे, नॉलेज जानते थे, उनको हमने एंगेज करके पूरी यूनिवर्सिटी हमने अपनी मड में बनाई और उन्हीं वाह! कम्युनिटी को एंगेज। जी, क्योंकि सर जो आमतौर पे कहा जाता है कि जी गुर्बत खत्म करनी है तो वर्ल्ड बैंक का लोन ले आओ या किसी का लोन ले आओ तो बस गुर्बत खत्म हो जाएगी। हम समझते हैं कि लोगों के जो नॉलेज और स्किल्स हैं उसको रिवाइव कर दो तो खुद ब खुद पॉवर्टी को आप एड्रेस कर लें। क्योंकि बिल्कुल सही अब है। उन्हीं लोगों को एंगेज करेंगे, हुँ, उन्हीं लोगों को एंगेज करेंगे, उन्हीं के स्किल्स को एंगेज करेंगे। तो आप समझ लें दीवारें मड पे बनी हुई हैं, 18 इंच की दीवार है, और वो गर्मियों में गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं कमरे। और इसी तरह 9 फुट के फासले पे उन्होंने छत डाल दी, और वो भी मड की छत डाली, और वो भी बहुत खूबसूरत मॉडल है। और वो डाल दी। तो अब हमारे पास अपनी लाइब्रेरी है, करीबन 100 बच्चों के लिए हमारे पास हॉस्टल है जहाँ वो रहते हैं हमारे साथ। इसके साथ-साथ क्लासरूम्स, 2 कंप्यूटर लैब्स, ऑफिसेज़, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डायरेक्टर ब्लॉक, ये तमाम चीज़ें बन गई। और यकीन माने सर, बहुत कम कीमत में, और सबसे अहम बात है, हमारे पास हमें ना एसी की ज़रूरत है और ना बहुत बड़े-बड़े हीटर्स की ज़रूरत है कि वो सर्दियों में गर्म हो सके। हुँ, क्योंकि वहाँ जिस तरह की रहती थी, वैसे ही हमने रही। और कामिल साहब ने बड़ा अच्छा मदद की कि कामिल साहब ने उनसे कहा, जो वहाँ के लोकल हुनरमंद से, उनसे कहा जैसे आप बनाना चाहें, आप बनाएँ। हम आपको कोई मैप बना के नहीं देंगे, कुछ नहीं बना के देंगे। और वाक़ई बहुत खूब शानदार है, और वो देखने से ताल्लुक रखता है मॉडल पूरा का पूरा। तो जैसे सर मैंने आपसे कहा कि ये हमने वहीं रहते हुए, उन्हीं लोगों से बात करते हुए, पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, और स्पेशली पूरे पूरा बलूचिस्तान बलूचिस्तान में जी। और हाँ पूरा जी, पाकिस्तान सब सब जी। जी, सफ़र कर रहा है। तो हम भी इसको यहाँ देख रहे थे, तो हमने शुरू में ये बात आई कि भाई ट्यूबवेल लगा लो और मसला हल हो जाएगा। मगर ट्यूबवेल मसले का हल नहीं है, क्योंकि हुँ, ट्यूबवेल पानी तो निकाल रहे हैं, मगर हम उस जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज़ हैं, वो भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास और क्या तरीके होंगे। जैसे कोयटा के अंदर आमतौर पे यहाँ ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रॉली लगा दी जाती है, वहाँ से पानी लाया जाता है। तो हमने इनिशिएट इसी तरह किया, प्रोसेस किया कि कम से कम जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी होती रहे। फिर हमने कोयटा को जब स्टडी किया, ये मैं आपको खाली गूगल का डेटा बता रहा हूँ। अच्छा, मेरा मेरा कोई ताल्लुक एनवायरनमेंट से नहीं है, ना मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है, मगर मैंने सारी प्रैक्टिसेज़ सीखा है, जो कुछ सीखा है। तो बिल्कुल मैंने ठीक। सिर्फ गूगल के ज़रिए देखा कि क्वेटा में बारिश कितनी होती है। तो पता चला, एक जो डेटा मुझे मिला 20 सालों का, तो एवरेज 220 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे थी होती कि है। हर साल क्वेटा में 220 मिलीमीटर बारिश होती है। अच्छा, अब वो पानी आता है, मगर क्या होता है, वो नदी-नालों में ज़ाया हो जाता है, या फ्लैश आप फ्लड्स शहर में आते हैं, देखें तो बिल्कुल, रोड बिल्कुल फ्लैश बिल्कुल ज़ाया फ्लडिंग हो में। जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो जब हम इस पे काम कर रहे थे, तो हमने जो छतें थी, क्योंकि छतें वो चादर की वहाँ बनाई जाती हैं, उसके साथ परनाला बनाया जाता है, तो हमने परनाले को फिट किया और हमने पानी के रिजर्वायर्स बना दिए, हज़ार-हज़ार गैलन के। अब जब भी बारिश होती है, वो फ़ौरन हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, वो भर जाते हैं। हत्ता कि गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, कोई हुँ, तकरीबन 30 से 40 हज़ार गैलन हम पानी स्टोर कर सकते हैं हर साल, मगर क्योंकि वसाइल एक लिमिटेड है, लेकिन अब भी हम तकरीबन 10,000 गैलन पानी स्टोर कर रहे हैं, और उस पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, हाँ, एग्रीकल्चर के उसके लिए। तो वही जो मैंने आपसे बात की सर, ये इश्यूज़ थे, लेकिन इश्यूज़ को हमने इश्यू नहीं समझा, मसला नहीं समझा। हमने उसको चैलेंज बनाया और चैलेंज अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आप देखिए, जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होने में सबसे बड़ा सबब दरख्तों का ना होना, या जो दरख्त मौजूद हैं वो भी कट रहे हैं। तो हमने जितनी भी वहाँ लकड़ी इस्तेमाल की, या दरवाज़े या खिड़कियाँ इस्तेमाल की, आमतौर पे क्योंकि हमें चाहिए थी, अब जो जब यूनिवर्सिटी या इस तरह का अदारा बना रहे हैं, तो आपको काफ़ी बड़ी ज़रूरत है। तो हमने सर तकरीबन जितने भी दरवाज़े और खिड़कियाँ इस्तेमाल की, वो हमने सेकंड हैंड, जिसको हम कबाड़ी से कहते हैं, कबाड़ी अच्छा। से हम लेकर आए। और आम तौर पे लोग कहा जाता है कि जी टूटे हुए होंगे, ये होगा।
लेकिन आप इंटरेस्टिंगली सर हमें मिला है देयार और सागवान मिला है वहां से, वाह! कबाड़ी से देयार और सागवान बिल्कुल मिला ऐसे है, ही। और बहुत रिजनेबल कीमत में। मैं छोटा सा एक किस्सा सुना दूं। क्वेटा के अंदर ये कबाड़ी मार्केट है, तो मैं वहां से जब दरवाजे और खिड़कियां दे रहा था, तो एक बाबा मुझे मिले, उन्होंने कहा जी इतने दरवाजे और खिड़कियां तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो हुँ, मैंने उसको बताया कि जी ये हम एक स्कूल बना रहे हैं और वहां जाके लगाएंगे। तो उसने कहा स्कूल में कौन पढ़ेगा? तो मैंने कहा वो बच्चे जिनके पास डिग्रियां नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उसने कहा कि मेरा बच्चा भी पढ़ सकता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा हाँ, पढ़ेगा और हमें खुशी हो। तो उसने कहा कि हर दरवाजे खिड़की में मेरी तरफ से 500 रुपए रायत है, ये मेरा हाँ, कंट्रीब्यूशन है इस आपके काम के अंदर। तो मैं समझता हूँ जब आप लोगों को पूरी मालूमात देंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और बिल्कुल। अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे तो लोग और जुड़ेंगे आपसे। तो ये तो हम आमतौर पे डिस्कशन बहुत कम करते हैं, बताते कम है, तो शायद उस तरह हमसे लोग जुड़ते भी कम ही हैं। तो ये मैं मकसद बताने का ये था कि जब पूरी बात बताई जाए तो उससे फिर लोगों को भी होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, मोटिवेशन होती है, और वो बिल्कुल। तो मोटिवेशन होती है। तो माशाल्लाह इस टाइम जितनी भी मैंने जैसे आपको बताया कि दरवाजे खिड़कियां हैं, क्योंकि सर हम आमतौर पे खूबसूरती को पहले देखते हैं, मगर असल ऑब्जेक्टिव तो उसका देरपा होना, मजबूत होना, उस पे फंक्शनैलिटी कीड़ा ना उसकी लगना लगना होना उसकी चाहिए। उसका फंक्शन जो है असल वो हाँ, फंक्शन तो ये है, और खूबसूरती आखिरी आखिरी हुँ, हुँ, लेकिन हम पहले खूबसूरती देखते हैं। लेकिन ये नहीं, तो माशाल्लाह वहाँ पे ये है, कारपेट जितने भी हैं हमारे पास मौजूद हैं, वो सब के सब हमने रिसाइकिल किए और कबाड़ी से लेकर आए। क्योंकि हम समझते हैं जो कचरा हम जिस तेज़ी से फैला रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज या डिफरेंट इश्यूज़ का एनवायरनमेंट का सबब हाँ, यही बिल्कुल, चीज़ें हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने नीड को बहुत ज़्यादा, हमने रोज़ाना नई चीज़ हमें चाहिए। तो नई चीज़ जाएगी तो पुरानी चीज़ कहाँ जाएगी? तो हुँ, वही एनवायरनमेंट के अंदर एक पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, और हुँ, आप दरख्त काटेंगे और अपने जो मिनरल्स मौजूद हैं उनको ज़ाया कर रहे होंगे। फिर सर ये करते हुए फिर हमने बायोगैस का मॉडल भी लगाया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया गैस भी हमारे पास नहीं है, तो बायोगैस का मॉडल भी लगाया। वो बहुत मतलब उस तरह फंक्शनल अभी हम उस प्रोसेस में हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा इफेक्टिव मॉडल है कि गाँव काऊ डंग से हम गैस बना रहे हैं, और साथ-साथ उसी से हमें खाद भी मिल रही है जिसको हम अपने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, तीसरा सर हमने जो काम किया उस पूरे कैंपस के अंदर, वो ये किया कि हमने प्लांट्स वो लगाए जो लो लेटर क्रॉप्स में आते हैं। क्योंकि जब आपके पास पानी है नहीं, तो आप अगर बहुत ऐसे दरख्त लगा दें जो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो आपको तो फिर अल्टीमेटली ट्यूबवेल्स, बड़े-बड़े ट्यूबवेल चाहिए होंगे। तो लगाने फिर पड़ेंगे। हमने ये किया कि ऑलिव लगाए, अनार लगाया, अंगूर लगाए, ऐसे दरख्त लगाए जो पानी कम से कम पीते हैं। तो और सर इस पूरे मॉडल को हमने इंटीग्रेट इस तरह किया कि इसको फिर हमने कन्वर्ट किया कि आप ये सब मॉडल्स तो मौजूद हैं, मगर इसकी थ्योरी क्या है? हुँ, तो अब हम पूरा एक मॉडल ऑफ सस्टेनेबल लिविंग के नाम से एक थीम है पूरी, जो हमारे कोर्सेज़ में पढ़ाई जाती है, और उसको फिर मैं लीड करता हूँ। तो अब ना सिर्फ ये मॉडल मौजूद है, साथ-साथ एक पूरी थीम मौजूद है, जिसके ज़रिए हम नौजवानों को पूरा इसके बारे में बताते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि नौजवान अपने इलाके के इश्यूज़ को भी समझता है, और जब उसको ये डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव नज़र आते हैं, तो जो मॉडल उसको लगता है रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू उसकी नीड के मुताबिक, वो राइट, लगाता है वहाँ पे। और चौथी राइट। जो सबसे बड़ी बात है इस वक़्त जो थी क्वेटा के अंदर, वो ये थी कि क्वेटा के अंदर और पूरे बलूचिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, जी, और लाज़िमी बात है ये दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। तो हमारे पास माशाल्लाह वो जगह जहाँ हमें मिली है, उस जगह में फिर हमने सोलर और विंड इस्तेमाल किया। तो इस टाइम हम कोई 8.5 किलोवाट की बिजली पैदा कर रहे हैं, हमारी अपनी बिजली है। हमें डिपेंडेंसी नहीं है किसी पे कि लोड शेडिंग का या कोई और हुँ। मसला हो। तो हमारी अपनी बिजली है, विंड से भी है और सोलर से भी है। तो ये हमारे पास, तो इस तरह हमने पूरे पूरे कैंपस को अब तक डेवलप किया हुआ है सर। वेरी इंटरेस्टिंग जी। और मैंने देखा जो मैं थोड़ा बहुत आपका मैंने सोशल मीडिया पर भी चीज़ें देखी, तो एक बड़ा मज़े की चीज़ ये है कि उन्हीं रिसोर्सेज़ को, वहीं लोकल रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए, उसी उसी के अंदर ब्लेंडेड जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एक ब्लेंडेड अप्रोच के साथ आप लोग चल रहे हैं। ये नहीं है कि कंक्रीट की एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसके ऊपर शीशों की बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ बना दी, क्योंकि बलूचिस्तान का एक अपना क्लाइमेट है, उसका अपना कल्चर है, उसका एक अपना मैनरिज़्म है, उसको साथ लेकर चलते हुए अच्छा, फिर आप लोगों ने एक फ़िल्म स्कूल भी शायद वहाँ सेटअप किया है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा, वो क्या है? बच्चों को क्या सिखा रहे हैं वहाँ पे? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, 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 थैंक यू। सर ये बेसिकली क्योंकि हमारे पास टेक्निकल कोर्सेज़ भी होते हैं जिसमें हम आईटी भी सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज़ भी हमारे पास हैं। मिडवाइफरी स्किल, क्योंकि मिडवाइफरी एक बहुत प्रोत्साहन, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट है एमएमआर रेट्स, जो साउथ एशिया लेवल पे सबसे हाईएस्ट है। तो इस हवाले से हम ये टेक्निकल कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं। साथ-साथ जैसे अभी आपने फ़िल्म स्कूल की बात की, बिल्कुल सर, क्योंकि सर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आई,
मोबाइल्स आ गए और टेक्नोलॉजी आ गई, मगर लाजमत है उसका इस्तेमाल हमने नौजवानों को सही तरह नहीं बताया। और हाँ, आमतौर पे हम सारा कसूर नौजवानों को बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि हम तरबियत नहीं कर रहे हैं। एक चैलेंज जो हम समझते हैं कि अगर आप बच्चों की तरबियत सही तरह करें, तो लाजमत है इसी टेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर हम ग्रेजुअली जब यही हमारी डिस्कशन में था, तो हमें नीड नज़र आई कि नौजवान अपने लेवल पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ फ़िल्में बना रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, मगर शायद थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स मौजूद नहीं है। तो ह हमारे पास एक एडवांटेज ये था कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा स्किलफुल लोग, जो टेक्निकली साउंड लोग मौजूद थे। बिल्कुल। तो हमने एक तो हमने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया 30 बच्चों का, नौजवानों का, और हम उनको कराची ले गए। और वहाँ जाके उन्होंने पूरा 1 साल का कोर्स किया, क्योंकि हमारा हर कोर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे मुश्तमिल होता है, कि जो ओके। पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस भी। तो उससे भी ये फ़ायदा हुआ कि उन बच्चों ने फिर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, और माशाल्लाह इस वक़्त ऑलमोस्ट कोई जहाँ जिनसे हमारा लिंक है या जिनसे हमारा ताल्लुक है, वो करीबन कोई 10 के करीब प्रोडक्शन हाउसेज़ बन चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक़्त जो बलूचिस्तान में जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वो बनाने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा काम इन्होंने ये किया नौजवानों ने, कि इन्होंने आगे नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दी, उनको अपने साथ एंगेज कर दिया। तो एक कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया कि बच्चों को इस टूल का सही इफेक्टिवली इस्तेमाल आए। हुँ। अब चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो कोई अच्छा कैमरा इस्तेमाल हो रहा हो, तो हमने इन बच्चों की तरबियत पूरे साल की, और हमने बेस्ट टूल दिए, क्योंकि हमने समझा कि आपका मुकाबला दुनिया के साथ है। तो हुँ। आपके पास बेस्ट टूल चाहिए, और बेस्ट बेस्ट टीचर के साथ आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हुँ। तो माशाल्लाह इस टाइम ये नौजवान बड़ा इफेक्टिवली बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, और बड़ा, और सब के सब ये है कि इन्होंने ये जॉब सीकर नहीं रहे, ये जॉब क्रिएटर्स बन गए। बिल्कुल, क्योंकि हर बिल्कुल। बंदे बच्चे ने अपने साथ 2-2 3-3 नौजवानों को एंगेज कर लिया है, तो आप हुँ। समझ लें एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ डेवलप की है इन्होंने नौजवानों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं क्योंकि बलूचिस्तान से थोड़ा-सा ताल्लुक रहा है, तो मैं देखता रहा हूँ कि कम्युनिटी रिलेशंस बड़े स्ट्रेन्ड हो गए थे कुछ अर्सा पहले तक, कि आपस में कुछ एक एक डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट की सिचुएशन चल रही थी। अभी लेकिन अगेन मैं क्वेटा लिटरेचर फेस्टिवल देखता हूँ, या मैं ये जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि जिस तरह का मीडिया में बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो यूथ है ये कहीं आगे की तरफ देख रही है, क्योंकि एस्पिरेशंस तो सबकी वही हैं, सभी आगे बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज पूरे पाकिस्तान में ही बेहतर हो, आगे चलें, उनका मुस्तकबिल जाहिर है, उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हम तो शायद अब उस स्टेज से निकल गए हैं। तो आप किस किस्म का जज्बा देखते हैं जवानों में, क्या है बलूचिस्तान के नौजवानों के बारे में बताइए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे सर मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत बहुत उनमें सीखने का और आगे बढ़ने का बड़ा जज़्बा है। थोड़ा-सा चैलेंज तो था पहले, जब तक ये सोशल मीडिया नहीं आया था, कि डिस्टेंस का इश्यू था। मगर जब से सर ये सोशल मीडिया आया है, इसने बड़ा इफेक्टिवली काम किया है। अब अपॉर्च्युनिटीज़ का बच्चों को, नौजवानों को बड़ा अच्छा पता चल गया है, कौन-सी चीज़ कहाँ से सीखी जा सकती है। ऑनलाइन जब से चीज़ें हुई हैं, और जब से ये कोविड के अंदर, तो बहुत से नौजवानों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम ऑलमोस्ट मैं जो देख रहा हूँ, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ-साथ आईटी यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, और मुख्तलिफ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, उससे बड़े नौजवानों को बड़ा एक मौका मिला है, क्योंकि लाजमत ने ना सिर्फ तरबियत हुई, उनको डायरेक्शन मिली है, और बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि वो नौजवान अब वापस आ रहे हैं बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में आके सर्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जो आपने सही कहा, सही आपने बिल्कुल इशारा किया कि इस वक़्त जो नौजवानों के अंदर वो जज़्बा है कि हम यहीं की चीज़ें हमें बेहतर करनी है, कोई बाहर से आके मसले हल नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल। मैं देखता हूँ, जो बिल्कुल, और आप वाली बात सही है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को अंदाज़ा भी है इश्यूज़ का, चैलेंजेज़ का, और उसको डील कैसे करते हैं। क्योंकि पूरा ये एक ट्राइबल कल्चर है, तो हुँ। इसको अंदर देखने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट है। और हुँ। यहाँ के जो मकामी नौजवान हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके चल रहे हैं, जो जहाँ तक मैंने देखा है, या जहाँ तक, और बड़े उनके अंदर चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो किसी भी जगह हो नौजवान, वो मैंने जो अब उनमें जज़्बा देखा है काम करने का, क्योंकि वो उन चैलेंजेस से, उन इश्यू से गुज़रे हुए हैं। तो वो नए लोगों के लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ नई डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। हुँ। तो आप वाली बात बिल्कुल सही है, और आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे फेस्टिवल की बात है, अभी डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल बलूचिस्तान में हो रहे हैं। दूसरा सर, ये खाई भी क्रिएट करता है आमतौर पे मीडिया ना, कि पता नहीं क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। हुँ। हम हुँ। हुँ। लाज़िम बात है, चैलेंजेस थे, इससे इनकार नहीं, लेकिन लाज़िम बात है, यहाँ बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं अब भी। और मेरे ख्याल में जहाँ पे थोड़े से अगर मसाइल होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिल्कुल, वहीं वहीं पे तो काम करने की ज़रूरत होती है, ज़रूरत है। जहाँ पे जी। चैलेंजेस होते हैं।
जी। जी, बिल्कुल ज़रूर है। तो मैं समझता हूँ आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि बिल्कुल अब नौजवान जिस तेज़ी से आगे आ रहे हैं और उनमें जज़्बा है, क्योंकि सर जब कैंपस बना रहे हैं और जब से नौजवान आते हैं, तो उनके पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। वो हुँ। बड़ी हमें मदद करते हैं, उसको और बेहतर बनाने में, उसको और बेहतर करने में। तो बड़ा ज़बरदस्त एक रहा है नौजवानों का और हर लेवल पे, हर लेवल अच्छा सफदर साहब, मैंने क्योंकि थोड़ा-सा ट्रैवल किया, तो मैं शायद बलूचिस्तान की टेरेन को नज़दीक से देखने का मौका मिला और बहुत कम लोग जो हैं वो इधर से जाते हैं बलूचिस्तान और उसको ट्रैवल करके देखते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत खूबसूरत टेरेन है जी, क्या खूबसूरत मनाज़िर नज़र आते हैं। आप हारान, दालबंदीन, चागी अ, हर बिल्कुल जिस तरह कोई पेंटिंग होती है, उस तरह एक वो मंज़र नज़र आता है और फिर कोस्टल लाइन आप चले जाएँ तो वो एक और मंज़र है, या अगर आप पश्तून बेल्ट की तरफ चले जाएँ तो वहाँ आपको बिल्कुल टोपोग्राफी एक फ़र्क तरह की नज़र आती है। मुझे बताएँ, टूरिज़्म का पोटेंशियल है, लोग लोग ओपन हैं, अगर कोई आना चाहे वेलकम करते हैं। क्या-क्या बलूचिस्तान के पास है ऑफ़र करने के लिए? अ, बिल्कुल सर, आपने आपने तो मुझसे ज़्यादा ज़्यादा आप जानते हैं और बड़ा अच्छा आपने बताया। बिल्कुल बहुत डाइवर्सिटी है, जिस तरह मैंने मौसमों की बात की है और अभी आपने ट्रेन की बात की है। कि यहाँ की अगर आपको पहाड़ों में दरख्त नज़र भी नहीं आएँगे, मगर जो इसकी ब्यूटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ज़ाहिर-सी बिल्कुल बात है, डिफरेंट। हाँ, नारायण, कागान की अपनी खूबसूरती है, लेकिन हिंदुस्तान के पहाड़ों की और अपनी चीज़ों की बहुत अपनी खूबसूरत, खूबसूरती है। बहुत। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। और सर मेरे ख़्याल में मौवाक़े बहुत से हैं, और आते हैं लोग, एक बहुत बड़ा नंबर टूरिस्ट का आता है बलूचिस्तान में। कुछ अरसा रहा था, चैलेंजेस रहे, इश्यूज़ रहे, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ रहे, मगर सर अब भी बलूचिस्तान बहुत डाइवर्स है। आप और दूसरी बात है, यहाँ लोगों में आज भी आपको जो मोहब्बत या अपनायत मिलेगी, वो शायद मेरे ख़्याल में शायद आम तौर पे वो कहते हैं मॉडर्नाइज़ेशन नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। हुँ, मॉडर्नाइज़ेशन तो मेरे ख़्याल में एक डिफरेंट चीज़ है। जी। असल में इन्होंने जो कल्चर जो वैल्यूज़ वैल्यूज़ जो, हैं, वो आज भी हाँ, मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। मौजूद है। वो हमारी डायरेक्टर होती हैं डॉक्टर फ़िरोज़ा बख्तियारी साहब, एक दफ़ा सुना रही थी कि किसी गाँव में गईं तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पे हम स्कूल खोल रहे थे, तो वहाँ पे बैठी थी, तो जैसे ही रात का वक़्त हुआ, हमने खाना खाया तो देखा तो वो रोटियाँ बना रही थी। तो हमने कहा कि रोटियाँ तो हमने बना हम तो खाना खा चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 से 4 रोटियाँ रखते हैं इसलिए कि क्या पता रात को कोई मेहमान आ जाए और उसको फिर उस टाइम ज़रूरत हो। तो ये सर आप डाइवर्सिटी देखते हैं, ये आज ये भी मौजूद है कि वाह! लोग आज भी मेहमान नवाज़ हैं कि भई हो सकता है रात को कोई कोई मेहमान आ जाए और उसको मतलब उसको खाने भूखा की ना रहे ज़रूरत हो हमारा। तो हाँ, बिल्कुल। खाने को दो। तो सर ये अब देखिए, अब ये क्योंकि सर जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि सही तरह हिंदुस्तान को पोर्ट्रेट नहीं किया गया पाकिस्तान के अंदर। सही तरह उसका पूरा इमेज पता नहीं है। जबकि आज भी जो आप वाली बात है, बेतहाशा खूबसूरती हैं, बहुत लोग आते हैं, बाहर से आते हैं जो यहाँ के शायद, लेकिन अभी तक एक्सप्लोर जो आपने वाली बात है, अब तक एक्सप्लोर अगर सही तरह नहीं हुआ, सही तरह मीडिया में नहीं आया, अगर यहीं के नौजवान इन चीज़ों को प्रमोट कर दें, तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़्म की बन सकती है हिंदुस्तान की। बिल्कुल, हिस्ट्री भी है, आर्कियोलॉजी भी है जी, कल्चर जिस तरह आपने बात की वो बहुत ज़्यादा रिच है और फिर टेरेन जो नेचुरल टेरेन है वो भी मौजूद है। मौसम आपको नज़र आते हैं, आपको समंदर भी नज़र आता है, आपको पहाड़ भी ड्राई माउंटेन्स भी नज़र आते हैं। तो बहुत बहुत कुछ है बलूचिस्तान के पास ऑफ़र करने के लिए, मिनरल्स माशाल्लाह रिच उस हवाले से भी। और फिर एग्रीकल्चर भी, मुझे याद है कि हम मतलब देखा करते थे तो पश्चिम वाली साइड पे आप चले जाएँ तो ऑर्चिड्स, इतने खूबसूरत-खूबसूरत ऑर्चिड्स और लश ग्रीन और फ्रूट्स जो बलूचिस्तान के हुआ करते थे। तो अब मैंने सुना है कि ऑर्चिड्स भी आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, कट रहे हैं, सूख गए हैं। पानी की कमी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया में अब पानी जो है एक बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला शायद पानी ही होगा आने वाले सालों में। तो बलूचिस्तान में भी ये फ़र्क आया है। तो ज़राअत के हवाले से बताइए, अभी ज़राअत में क्या काम हो रहा है? कौन से चैलेंजेज़ हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि ड्राउट एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है हिंदुस्तान का। लाज़िम बात है, हमारे पास कोई और तो सोर्स है नहीं पानी का। खाली आप जाफराबाद या इस बेल्ट में कुछ 1-2 कच्ची के नाल इस साइड की हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी आपको बाकी जगहों पे जितने भी पानी के सोर्सेज़ थे, वो हमने ट्यूबवेल इस्तेमाल किए। और लाज़िमत आपने वाली बात सही है, क्योंकि इसको बास्केट ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है और बास्केट ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है हिंदुस्तान को। तो डाइवर्सिटी है, आपको अनार से लेके, सेब से लेके अंगूर, जो भी फ्रूट कहें यहाँ मौजूद है। मगर सर क्योंकि सर शायद प्लानिंग का इश्यू ये रहा कि हमने सही तरह अगर हम डिले एक्शन डैम्स बना लेते या हम चेक डैम्स बना लेते,
तो शायद जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं या जो पानी का एक सोर्स था वो चलता रहता है, लेकिन शायद वो टाइमली नहीं बन पाया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और दूसरी बात है बारिशें ना होना, जो बहुत बड़ा एक सबब बना, ड्राउट स्पेशली बड़ा अरसा रहा। और यही मौसमी तब्दीली का जो सबसे बड़ा सबब है वो यही है कि जो बारिशें थी वो बिल्कुल कम होके रह गई हैं, मौसम बहुत हार्श होके बन गया है। अब गर्मियां बहुत शदीद हो गई हैं, जबकि इतनी शदीद गर्मियां नहीं हुआ करती थी, और सर्दियां भी शदीद हो गई हैं। जी। और मौसम में बहुत फर्क आ गया। सर ये मेरे ख्याल में आप वाली बात वजह है कि क्लाइमेटली बहुत हिट किया है, जहाँ पाकिस्तान को, शायद पाकिस्तान 10वें नंबर पे है दुनिया में जो सबसे जी। क्लाइमेटली हिट हुआ है, जी। उसमें बलोचिस्तान बलोचिस्तान सबसे ज्यादा सर्वाइव सबसे सॉरी ज्यादा है सिवियर जी। कंडीशन में है, जी। सबसे ये सब ज्यादा सिवियर कंडीशन में। तो सर यही चीजें हैं जो जो हम जो हमारा मकसद भी था कि लाजिमत है ये चैलेंजेस अब आएंगे और ये चैलेंजेस बढ़ेंगे आगे, ये कम शायद ना हो या और बढ़ेंगे। तो अभी से हमें प्लानिंग करने की जरूरत है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। स्पेशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट्स बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अब सेब को खत्म करके ऑलिव की तरफ लाया जाए, कि जो बहुत लो डेल्टा क्रॉप में आता है, और बड़ी अच्छी वैरायटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो राइट। सर अगर अगर ये अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल्स तक आ जाए, तो मेरे ख्याल में शायद हम इस चैलेंजेस को डील कर सके, क्योंकि नहीं पता ये ट्रेंड ये कब तक चलेगा इशू। लेकिन ये है कि इसके अंदर पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत वर्स्ट किस्म का हिट हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी सर पिछले दिनों बड़ी वरींग खबर आती रही ये ड्राउट के हवाले से ही कि बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा ड्राउट की सिचुएशन चल रही है। अभी भी मेरे ख़्याल में बारिश तो नहीं हुई है, तो उसकी वज़ह से। तो क्या क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड? कम्युनिटीज़ किस तरह सफ़र कर रही हैं और किस तरह कोप अप कर रही हैं? आप तो ज़ाहिर है देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे वहाँ पे। जी, 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 बिल्कुल सर। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि तरीका तो एक ही था, क्योंकि बारिशें जब नहीं हो रही, तो रिचार्जिंग आपकी ज़मीन की, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। और ड्राउट अब भी चल रहा है, और आप वाली बात बिल्कुल सही है। इस साल तो बिल्कुल बारिशें हुई नहीं है, अब तक बारिशें भी नहीं हुई। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों ने सर माइग्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, लाज़िमी बात है। अब शहरों से लोग निकल के, गाँव देहातों से निकल के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक चैलेंज नज़र आता है। और क्वेटा इसमें सबसे ज़्यादा, जो लास्ट टाइम कहीं डिस्कशन भी हो रही थी, सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रही है वो क्वेट तरफ लोग आ रहे हैं। दूसरा सर, लोगों ने फिर ये सोलर ट्यूबवेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान रहा है हमेशा से। लेकिन ये अब कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि उस वक़्त तो चलो बिजली कुछ देर के लिए बंद होती थी। अब तो सुबह से शाम तक पानी आप निकाल रहे हैं, और आपके पास वही एक अल्टीमेटली सोर्सेज़ थे। तो सर इस हवाले से जो अब तक की कंडीशन है, लाजवाब है। ग्राउंड लेवल पे तो इतनी ज़्यादा मेरी मेरी मालूमात तो नहीं है, लेकिन हुँ, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है या लोगों से बातचीत होती है, कोई अच्छे हालात नहीं है। हुँ। चैलेंजेज़ बहुत बढ़ गए हैं दिन-ब-दिन, जो मैं आपसे कह रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं चैलेंजेज़। तो अच्छा लेकिन फिर लेकिन ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। जी, जी, सॉरी जी, आप बताएँ? मैं ये कह रहा था कि अब कोई अच्छी-सी बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप यूथ के साथ काम करते हैं, कोई एक एक ऐसा मौका होगा, कोई एक ऐसा वाक़या होगा, कोई एक ऐसा नौजवान होगा लड़का या लड़की, जिससे आपने जब देखा होगा, आपने कहा होगा यार ये मतलब ये है हमारा फ्यूचर और इनके पास आइडियाज़ देखें और इनके पास हिम्मत देखें। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते होंगे आई एम श्योर। सर बेतहाशा, मैंने जैसे आपसे कहा कि हर नौजवान डाइवर्स है, क्योंकि हम आमतौर पे यूनिफ़ॉर्म देख लेवल पे देखते हैं ना, लेकिन हम समझते हैं कि हर नौजवान की अपनी यूनिकनेस है। ब आप वाली बात हमारे साथ बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स या लर्नर्स रहे हैं, जब हम उनको देखते हैं, आप यकीन मानें उनके काम को देख के हम बाकी इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे अभी आप एक हमारे लर्नर हैं, अब्दुल हई नाम है, और उसका ताल्लुक मशीन से है। तो कार्य सिस्टम का तो आपको मालूम होगा, तो इनका एक आइडिया था कि इनके यहाँ इलाके में कोई कारेज़ थी, मगर वो जब कोई बरसात हुई और सैलाब आए, तो वो कारेज़ बंद हो गई। तो उस नौजवान ने फिर कम्युनिटी के साथ बातचीत की, तो वो कम्युनिटी चाह रही थी कि उन कारेज़ों को दोबारा से रिहैबिलिटेट करना है। तो वो ये लर्नर हमारे कोर्स में रहा, और फिर कोर्स करने के अब्दुल हई नाम है इनका, और कमालज़ई एक गाँव है पश्चिम से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के फासले पे। तो वहाँ से फिर उसने उस जब हमारे कोर्स से निकला, तो उसने कम्युनिटी के साथ मदद से और आईडीएसपी की मदद से उन कारेज़ों को रिहैबिलिटेट कर लिया। अब आपको मैं खाली बताना चाह रहा था कि एक नौजवान की पावर आप देखें, कि उस जब नौजवान ने वो कारेज़ रिहैबिलिटेट कर दी, तो करीबन 1000 ज़मीन दोबारा से आबाद हो गई, और 400 फैमिलीज़ जो माइग्रेट कर गई थी कारेज़ बंद होने की वजह से, वो वापस अपने इलाकों में आ गई। अब आप देखिए द पावर ऑफ वन, एक बंदे की पावर, कि उसकी सोच और उसकी मुस्बत तब्दीली से। ये मैं आपको खाली एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब्दुल हई, और माशाल्लाह कोई 9 इंच का पानी वहाँ से कारज से निकल रहा है और उन ज़मीनों को सैराब कर रहा है।
फिर उसने पूरा एक सिस्टम बना लिया जो कारेज की पूरी मलकियत कम्युनिटी की होती है, तो कम्युनिटी अब मिलकर उसको ओन कर रही है और उसको लेके चल रही है। तो एक इनिशिएटिव था, एक नौजवान ने लिया, आज वही नौजवान अपनी पूरी कम्युनिटी को लीड कर रहा है, क्योंकि उस नौजवान ने अपनी कम्युनिटी का सबसे बड़ा मसला पानी का हल कर दिया। तो ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह हमारे साथ फरखंदा असलम है, उन खुजार से ताल्लुक है बेसिकली, और वो भी हमारे कोर्स में आई थी और फिर उन्होंने यहाँ काम किया। तो उनका आइडिया था कि उनका आइडिया था कि उनका अपना स्कूल होना चाहिए, कि मतलब उनके अपने तरीके से, कि जहाँ बच्चा आके, जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी, स्कूल जाना सबसे मुश्किल टाइम होता था और छुट्टी का टाइम सबसे मजेदार टाइम होता था। तो उनका आइडिया था, तो उन्होंने पूरा एक कायदा बनाया। उस कायदे को उन्होंने 1500 लोगों के साथ मिलकर तैयार किया, और उस कायदे को डिजाइन ऐसे किया गया जिसके अंदर सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बच्चा जुड़े। तो अलिफ मदा से आम नहीं बना, उन्होंने अलिफ मदा से आपाशी बनाया, तो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और वो कोई 6000 बच्चों ने वो कायदा पढ़ा और उससे उनकी तरबियत हुई। तो मैं आपको हर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक दो एग्जांपल्स हैं। तो माशाल्लाह वो आज भी कायदा दरी में, पश्तो में, मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेट हुआ, और वो इस्तेमाल हो रहा है स्कूलों इफेक्टिवली में। काम कर रहा है। जी, तो ये मैं आपको छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ जो मुझे अभी याद आ रही। तो माशाल्लाह इसी तरह जैसे मैंने आपको मिसाल दी हमारे फिल्म मेकिंग स्कूल से, जब नौजवान निकले तो शाह मोहम्मद एक हमारे हमारे एक लर्नर हैं, फिल्म मेकिंग स्कूल के लोरलाई से ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इलाके के मसाइल पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा और उसको केबल पे चलाऊंगा। अब आप देखिए, आइडिया देखिए, क्योंकि उसके वो वीडियो बनाने तो आती थी, फिर वो लोगों से जुड़ता था और इन चीजों पे बात करता था, डिस्कशन करता था, और वो फिर चलता था केबल में। फिर क्योंकि विद इन कम्युनिटी के इश्यूज पे बात करता था, तो कम्युनिटीज पे वो जो इश्यूज थे वो सामने आते थे, उन पे लोग डिस्कस करके उसको हल करते थे। तो ये छोटे मैं आपको आइडियाज बता रहा हूँ कि इन नौजवानों पे, मतलब हमारे पास आइडियाज, हम सोचते हैं और उनके पास बेतहाशा आइडियाज होते हैं, मसाइल भी पता होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी उनको पता होती हैं, और उनको हल कैसे करना है वो भी उनको पता होता वही बात है कि वो जुड़े हुए भी हैं जमीन के साथ, और उनके पास वो विजडम भी जाहिर है लेगेसी के साथ चल रही है, उनके पास अपनी पुरानी जनरेशन से बात करने का मौका भी है, और फिर फ्यूचर का एक है। जी विजन भी बिल्कुल। है, एक एस्पिरेशन भी है और हिम्मत भी है। तो वो आई थिंक जो मुस्तकबिल के लिए इम्कानात निकलेंगे वो इसी यूथ से ही निकलेंगे, और इन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और जो आप कर रहे बिल्कुल। हैं और आईडीएस भी कर रहा है। सो ग्रेट वर्क सफदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो मुलाकात होगी, और मैं जब क्वेटा आऊंगा तो मैं भी आऊंगा आपकी यूनिवर्सिटी देखने के लिए। जरूर सर, जरूर। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।